जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर रजान कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर चीमा साहब। प्लेजर टू बी ऑन ए शो। थैंक यू सर। जनरल साहब, 2-3 टॉपिक हैं जो डिस्कस करना चाह रहे हैं। आज इंडिया के अंदर एक खबर को फेक न्यूज़ कहा जा रहा है और शायद ये रिपोर्ट भी हो रही है। उसमें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को तकरीबन 60 टाइम्स आउटरीच किया 2025 के मई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वाया ईमेल्स, कॉल्स और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कहना कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 60 टाइम आउटरीच किया। मेरा नहीं ख्याल आउटरीच करने में कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन शायद क्योंकि उस वक़्त इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्शन को ये देखा हुआ है या तसव्वुर किया हुआ है कि हमने अमेरिका से मदद नहीं लेनी, तो अब वो मान नहीं रहे। तो डू यू थिंक कि ये है कि लॉबीज़ के ज़रिए जो इंडिया हायर करता रहा है, जो इंडिया ने हायर की हुई थी, ये उसकी वजह से इंडिया ने कॉन्टैक्ट किए और अब इंडिया उसको मान नहीं रहा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जनरल साहब? दीज आर अनसब्सटैंटिएटेड रिपोर्ट्स। कोई इनका तथ्य नहीं है, कोई इनकी प्रूफ नहीं है, कोई इनका वजूद नहीं है इन रिपोर्ट्स का। तो व्हाई वेस्ट टाइम कमेंटिंग ऑन रिपोर्ट जिसकी वेरासिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो इस मीडिया में तो बहुत खबर आती है, और आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से व्हाट्सएप और ट्विटर पे चलता है, तो we need not take cognizance of everything which is coming there। और खास तौर पे सोर्स क्या है इसका। तो जो सोर्स भी देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से वो इसमें ओरिजिनेट। जी, ये द हिंदू अखबार की खबर है बेसिकली। जो सुहासिनी हैदर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर की कि जो इंडियन एम्बेसी है वाशिंगटन हाउस में, उसने 3 सीनियर ऑफिशियल जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको आउटरीच किया ऑन May 10। और इस हवाले से जो 3 लोग जो बताए गए हैं, उनमें रिकी गिल हैं एक, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। बाय द वे, आई मेट रिकी गिल व्हेन ही वाज इन इस्लामाबाद। और जो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुशी वाइल्स हैं, उन तक आउटरीच किया गया। और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ग्रेर, उन तक आउटरीच किया गया। और ये एक लॉबिंग फर्म थी जो इंडिया ने हायर की थी, उनके जरिए किया गया। सर, ये सुहासिनी हैदर की रिपोर्ट है, दिस इज नॉट माय वर्जन। तो वो आई मीन आई डोंट नो सुहासिनी हैदर का सोर्स क्या है और ऑथेंटिसिटी क्या है इस रिपोर्ट की। तो गवर्नमेंट ने अगर इसको फेक न्यूज़ बोला है, तो आई थिंक इट्स अ फेक न्यूज़। एमईए ने, इंडिया की एमईए ने, तो वो जारी बात है, कई दफा हाँ, हुकूमतें कवर अप करने के लिए भी फेक न्यूज कह देती हैं, लेकिन तो आई मीन वो तो आपका नज़रिया हो सकता है, हमारा नज़रिया नहीं है कि अगर एक गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होती है और गवर्नमेंट के पास काफ़ी इनपुट्स होते हैं, तो और आजकल तो आप जानते हैं कि किस तरीके से मीडिया काम करती है। डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं मीडिया के। अमेरिकन भी इसको मीडिया को इन्फ्लुएंस करती है, उनके भी अपने चैनल्स हैं, बैकडोर चैनल्स चलते हैं, बांग्लादेश में भी चलते हैं, पाकिस्तान में भी चलते हैं, इंडिया में भी चलते हैं, सारी जगह चलते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सीआईए का काम ही यही है। Right. चले, लेकिन वो बेसिकली जो सुहासिनी ने जिसको कोट किया है, वो फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन के तहत एक कंपनी है जिसने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि ऐसी कॉल्स या ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इन्हीं दिनों के इर्द गिर्द जो हैं वो किए गए हैं। तो बहरहाल इट्स अप टू इंडियन गवर्नमेंट, वो इसको माने या ना माने। लेकिन सुहासिनी हैदर इज ए रिप्यूटेड जर्नलिस्ट बाय द वे, वो तो इंडिया के अंदर। फॉरेंसिक जो फॉरेंसिक उसकी जानकारी या उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन ऑन दैट। तो फॉरेंसिक के बाद ही कुछ पता चलेगा वेदर दीज वर जस्टिफाइड। आपको याद होगा इमरान खान के पास भी ऐसा कोई एक वो तार आया था जिसको उसको अमेरिका से आया था। एंड उसकी भी जो पुष्टि इसको हुई थी कि दैट वाज आल्सो फेक न्यूज़ और समथिंग लाइक दैट। तो गवर्नमेंट का डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आई डोंट थिंक वी शुड गो बाय द गवर्नमेंट वर्जन। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तो मैं मान सकता था कि हम इस पे डिबेट कर सकते हैं।
but I don't think that is in a correct perspective. बिल्कुल ठीक। अच्छा जरा साहब ये बताइएगा कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं वो आए हैं पाकिस्तान आज, और सुनने में आया है कि कन्वर्सेशन ये हो रही है कि JF-17 थंडर की पोटेंशियल प्रोक्योरमेंट के हवाले से डिस्कशन हुई है। आप कितना कैसे समझते हैं इसको, एंड डू यू थिंक दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क फॉर इंडिया कि इन केस अगर पाकिस्तान से वो JF-17 थंडर लेते हैं, अपनी एयरफोर्स को बिल्ड करते हैं, अपने जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान से आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एवरी कंट्री लुक्स एट इट्स नेबर के उस नेबर में क्या एक्विजिशन हो रहा है, और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से आपको उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए। तो बांग्लादेश की अगर आप एयरफोर्स को देखें तो उनके पास एक मिक्स्ड इन्वेंट्री है आज। चाइनीज एयरक्राफ्ट है उनके पास, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हैं, और इस रशियन एयरक्राफ्ट भी हैं। तो JF-17 का जब आपने ज़िक्र किया है कि अब पाकिस्तान ने आई थिंक लिबिया को भी दिया है इसको JF-17 एयरक्राफ्ट, और एक जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान का चाइना के साथ, वो आप इसको बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में। एंड एक बीजिंग को भी एक सिग्नल जा रहा है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल अगर ढाका एक्चुअली ओपन है ट्रायंगुलर डिफेंस कन्वर्सेशन के लिए, तो इस बीजिंग को भी एक मैसेज जा रहा है कि इसको पाकिस्तान के साथ हम ये डील अपना करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक बीजिंग विल आल्सो नॉट बी अवर्स टू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। और दूसरा, जैसे कि अब बांग्लादेश की एयरफोर्स काफ़ी वीक है, और इसको मैं ये मानता हूँ कि हर एक देश और चेंज सर्कमस्टांसेस, अभी जो चेंज सर्कमस्टांसेस है, बांग्लादेश को लग रहा होगा कि भारत एक थ्रेट है बांग्लादेश के लिए, और वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाए। तो इसको बांग्लादेश में आज मैं एक्चुअली देख रहा था, जब आपने मुझे इसको डिटेल अपना दी, तो काफ़ी कमज़ोर एयरफोर्स है ये। 44 फाइटर एयरक्राफ्ट्स ही हैं बांग्लादेश की एयरफोर्स में, जो भी, और वो भी सारे ओल्ड विंटेज के हैं, उसमें 4.5 जनरेशन का उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। तो अब जब एक ट्रेनर्स है उनके पास अराउंड 75 टू 80, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 15 से 20, उनके पास हेलीकॉप्टर है 65 टू 75, और टोटल एक्टिव फ्लीट तकरीबन सबको अगर मैं मिलाऊं तो 200 प्लेटफॉर्म्स की है। तो वो कोई एक देश के लिए, लाइक इसको बांग्लादेश का, अब देखिए नॉर्मली बांग्लादेश को कहीं से भी थ्रेट होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज़ बांग्लादेश के बॉर्डर पे कौन है? भारत ही है। और और एक साइड आपका म्यांमार, आप म्यांमार को अगर लेके चलें, तो अब बांग्लादेश को लग रहा होगा कि भारत के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो हम अपनी मिलिट्री को भी मजबूत करें, और पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनता उनको नज़र आ रहा है, बिकॉज़ अभी जियोपॉलिटिक्स में भी बदलाव हुआ है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हुए हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हर एक देश अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है उस संदर्भ में अगर हम इसको लें, अब भारत भी तो अपना एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है, नए-नए एयरक्राफ्ट ले रहा है, इसको रशिया के साथ बात हो रही है, डील्स हो रही हैं। तो इसको क्या हर्ज है अगर बांग्लादेश भी इस तरीके की अगर अपनी सोच रखता है, तो वो भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए कोशिश करेगा। और जब आप वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं और आपको एक एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए, लाइक 4.5 जनरेशन, तो आप कॉस्ट फैक्टर भी देखते हैं। तो आई थिंक ये जो JF-17 की प्राइस अगर हम कंपेयर करें विद अदर प्लेटफॉर्म जो वेस्टर्न कंट्रीज बेच रही है या रशिया बेच रहा है, उससे ये उनको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो तो उसी कॉन्टेक्स्ट पे मैं इसको लेता हूँ। मैं इसको कोई ज़्यादा जो इसको फ़िक्र होने की बात नहीं है भारत को, बिकॉज़ देयर इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी, और हमारा कोई इरादा बिल्कुल ही नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करना, इस टाइप का कोई अ, देखिए जैसा आप वो कहते हैं, वो मैंने वंस आई हर्ड द फॉर्मर पाकिस्तानी थे
आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी। तो उस वक्त ना 2010 में इंडिया वाज वर्किंग ऑन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो मैं ओके। नया नया मतलब डिस्कशन चल रही थी बहुत ज्यादा, हो गई थी किसी इंडियन आर्मी चीफ साहब ने उसके ऊपर बात की थी कुछ। तो मैं उसके ऊपर मैंने नई नई मास्टर्स की इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैं थिंक टैंक में काम कर रहा था कोल्ड स्टार्ट के ऊपर, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उसके ऊपर बड़ा रिसर्च की। तो वहां पे मैंने एक कोट पढ़ा अशफाक परवेज कियानी का। उसने कहा कि व्हेन वन हैज कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है ना, तो इंटेंशन तो कभी भी बदल सकती है। तो वो मतलब आपके पास कैपेबिलिटी तो है, यू कैन शूट, यू कैन यूज योर एयरफोर्स अगेंस्ट बांग्लादेश। सर्कमस्टांसिस, हालात कभी भी कैसे बदल सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स बढ़ाए, क्योंकि इंडिया की ये जो अजारादारी है खित्ते में, इसको चैलेंज किया जाए। बिकॉज इंडिया डोमिनेंस चाहता है, हेजमनी चाहता है। तो पाकिस्तान के साथ कोई और मुल्क भी तगड़ा मिले कि इंडिया को जरा थोड़ा सा वो टफ टाइम दिया जाए, साथ चाइना भी होगा, तो इंडिया की घर में ही कोई नहीं सुन रहा होगा। तो कहावत दैट है इज ना, चिवा साहब, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको एक्चुअली सुनाना चाहता हूँ। मोर द मेरियर, है ना? आज है ना? आज क्या हाँ, इसका मोर द मेरियर। तो हाउ टू वो कोई जो हमको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान चिंता कर सकता है, और जो हमको कोई जो चैलेंज नहीं है बांग्लादेश से, और ना ही बांग्लादेश को हम एक चैलेंज मानते हैं। ये एक टेम्परेरी फेज़ है, आप देखेंगे। बिकॉज़ सी, आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जो स्ट्रैटेजिकली जो देश एक्चुअली लगे होते हैं ना एक-दूसरे के साथ इस तरीके से, बांग्लादेश 90% लैंड बॉर्डर्स इंडिया के साथ है, 5 नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स आपके घेरे हुए हैं, 54 डाउनस्ट्रीम रिवर्स भारत से बांग्लादेश जाती हैं। आपका गेंजेस वाटर ट्रीटी है, आपका फरक्का अपराध से पानी आता है, उनके लीन टाइम में हम उनको पानी देते हैं, उनको फूड ग्रेन्स, उनको $11.07 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड है। और जो इलेक्ट्रिसिटी भी है, वो आपका अंबानी और अदानी इसको दोनों इसको मिलके बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इस टाइप की जब एक डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे देश में, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक तनाव नहीं हो सकता। अगर आप पीछे भी, अगर आपको मैं ले जाऊँ, जब बीएनपी गवर्नमेंट भी थी उस टाइम पे पावर में, उस टाइम भी बांग्लादेश और भारत के रिलेशन कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पर देयर वाज़ नेवर अ ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशंस। एंड और मैं मानता हूँ कि ये जियोपॉलिटिक्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी, हू आर स्टूडेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, हू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और हम अपनी अच्छा सोच जल लगाते हैं साहब, इस चीज़ों में। तो हमको इन चीज़ों को अ, उस नज़रिए से देखना चाहिए। जल साहब, आपको क्या लगता है आफ्टर जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई मई के अंदर, उसके बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया पाकिस्तान की ये जो आउटरीच हुई है, बांग्लादेश, लीबिया, सऊदी अरब, अजरबैजान, असला बिक रहा है, बातें हो रही हैं, $4 अरब की लीबिया के साथ एक डील हुई है रिसेंटली, सुनने में आया, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। आपको क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान की जो मार्केट है, मतलब पाकिस्तान की एक्सेस बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग द मिलिट्री हार्डवेयर? इससे पहले कोई बड़ी डील्स नहीं हुई अगर माजी में देखा जाए। मैं देख रहा था रिसेंटली एक रिपोर्ट, अभी ये एक बड़ी डील जो $4 अरब की हुई है। लेकिन बांग्लादेश को भी अगर पाकिस्तान बेचने में हो जाता है, और सुनने में आया अजरबैजान ने भी कुछ पाकिस्तान से JF-17 थंडर लिए हैं जो पाकिस्तान को चाहेगा। डू यू थिंक कि एट होम इंडिया ये महसूस करता है कि हमने गलती की है पाकिस्तान को छेड़ के मई में? इनकी तो ग्लोबल रेलिवेंस बढ़ गई है, हम चले थे पाकिस्तान को डराने, उल्टा काम जो है ना वो खराब हो गया। व्हाट डू यू मेक नहीं, ऑफ दैट सर? नहीं, देखिए, अब पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है आज, और आपकी इंडस्ट्रीज। आपने एक मिलिट्री की आपने बात करी, अगर हम इसको मिलिट्री को साइड में करते हैं, अपनी एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज देखिए, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चर होता है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कितना है, आप क्या एक्सपोर्ट अपना करते हैं, फूड ग्रेन्स में आपको सफिशिएंसी है या नहीं है। तो ये सारे जब एक एक हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में इट इज़ नॉट ओनली द मिलिट्री, इट इज़ द इकोनॉमिक पावर आल्सो, इट इज़ द डिप्लोमैटिक पावर आल्सो। और पाकिस्तान देखिए, हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है।
और आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ इंडिया में, हमारा भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो बल्कि आई थिंक आई शुड बी क्वाइट हैप्पी इफ इन केस हमारा नेबर अच्छा कर रहा हो, बिकॉज दैट मेक्स दैट एनवायरनमेंट मोर स्टेबल फॉर अस। बिकॉज जहां पर भी अगर हम देखेंगे डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी, और दिस थिंग, एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर उस कंट्री में आ जाएगा। और जब एक कंट्री इंस्टेबल होती है तो वो अपनी कौम की जो फोकस है, ये जो अपनी अपनी कौम की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, और फिर वो कहीं ना कहीं पे उल्टे काम करने लग जाती है। तो इसको, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के साथ। और इट हैज बीन ऑलवेज लाइक दिस, दैट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, मिलिट्री हैज बीन इंडल्जिंग इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज विद इंडिया। और मुझे तो, बल्कि आपके साथ आई थिंक आई शुड बी हैप्पी विद फॉर यू दैट पाकिस्तान इज स्टेबलाइजिंग। और पाकिस्तान जितना स्टेबल होगा, शायद वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए भी एक अच्छी बात चले, ये तो सही बात है। लेकिन जल साहब, इंडिया ने हमेशा हिस्टोरिकली पाकिस्तान को, एक जारी बात है, बड़ा रिस्क समझा और है। अब इंडिया क्या समझता है कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान पेडोरा बॉक्स खोल ली है बहुत ज़्यादा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी वाइज। इस खित्ते में तो कोई आपका दोस्त ना रहा। अगर मैं सही मानों में बात करूं कि मालदीव, श्रीलंका, यस दे आर नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल, बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस की वजह से देखा जाए। तो इंडिया की दोस्तियां तो फिर शुरू होती हैं जाके कहीं आगे थाईलैंड से, या इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर यूएई से शुरू होती हैं। डोंट यू फील कि इंडिया इज आइसोलेटेड इन अ वे कि इट लॉस्ट फ्रेंडशिप्स इन द रीजन, और इग्रेशन, या जो जैसे सार्क को डिसफंक्शनल कर देना या कोर्जन की पॉलिसी जो है, इट इज नॉट वर्किंग एंड इंडिया नीड टू रीथिंक मे बी के चीजें कुछ और अंदाज से करनी चाहिए। तो देखिए, अगर जो आपकी स्टेटमेंट को अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो पाकिस्तान और चाइना तो हमेशा हमारे दुश्मन रहे। तो दैट इज नथिंग न्यू, 20, 30, 40 साल से ये सिचुएशन है। तो वहां तो कोई चेंज नहीं है। जहां पे चेंज आया है, एंड यू यू आई मस्ट एडमिट के चेंज आया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के चेंज के बाद ही हम ये स्टेटमेंट्स सामने आ रही है कि अभी इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया का कोई साथी नहीं हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश ऑल्सो, मैंने आपको बताया दैट इट इज अ सिचुएशन which can always be stabilized, and it is because आज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। एक बार इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अगर अगर आप तारिक रहमान का 31 पॉइंट प्लान अगर आप उसको पढ़ें, जो उसने लागू किया है या उसने अनाउंस किया है, ही वांट्स टू मेक बांग्लादेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, बाय 2047, सॉरी। तो वो उस तरीके से आगे अपना बांग्लादेश को लेके जाना मांगता है। वो एजुकेशन के ऊपर अपना जीडीपी का 5% अपना लगाना चाहते हैं, हेल्थ केयर पे 10% लगाना चाहते हैं जीडीपी। तो जब एक बंदा इस तरीके की बातें कर रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा है अभी, वो सोच रहा है कि हम बांग्लादेश को कैसे उबारें इस सिचुएशन से, जो इंटरनल सिचुएशन है। आज देखिए, आज आपके पास बांग्लादेश का एयर चीफ आया, ओके फाइन, बट जो इंटरनल सिचुएशन है बांग्लादेश की आज, दैट इज प्रीटी बैड। और जहाँ पे उनका इन्फ्लेशन अभी 8.7% हो चुका है। मैं काफ़ी बांग्लादेश के पैनल्स के साथ प्रोग्राम में रहता हूँ, वो बताते हैं वहाँ पे, जो मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, वो अपनी सिचुएशन अपने देश की बताते हैं कि वी आर अंडरगोइंग स्ट्रेस एंड वी वांट अ गुड गवर्नेंस टू कम टू बांग्लादेश, कि हम अपने देश को सुधार पाएं। तो अभी हमको शायद थोड़ा और टाइम देना चाहिए बांग्लादेश को, बिकॉज ये जो शेख हसीना का जो एपिसोड हुआ है ना, ये उसकी वजह से काफी बैकलैश है बांग्लादेश में, काफी एंटी इंडिया फीलिंग्स है। आई यू आल्सो नो, आई आल्सो नो, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो और इसको डिफेंड वाली भी बात नहीं है। हम क्यों एक रियलिटी को डिफेंड करें, बिकॉज
बांग्लादेशी जो चैनल में आते हैं वो बताते हैं कि दिस इज द सिचुएशन, जमात इस्लामी का वहाँ पे रिसर्जेंस हुआ है, और आपका इस्लामिक जो आपका पावर और जो आपका यूथ जो है वो मॉब सड़कों पे आ गया है। वहाँ पे हम रोज देख रहे हैं कि एक ना एक हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके की एक सिचुएशन है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश के लिए खुद के लिए अच्छी नहीं है। एंड आई थिंक possibly if there is a more sensible leader, and we hope that Tariq Rahman will prove, because अभी जो ratings आ रही है, BNP is most likely to win the election। अब टाइम बताएगा कि ये कोलिशन में जमात के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे या इनको मेजोरिटी ऐसे मिल जाएगी कि खुद बना पाए। तो वो तो टाइम ही आएगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट। बट डेफिनेटली यू एज ए इंडियन, बिकॉज कंट्रोवर्सीज तो हो रही हैं, अभी आईपीएल की भी हुई है, तो इसको आई एम आल्सो अवेयर ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। सो आई थिंक slightly more matured approach is required on part of India also, and to tackle your Bangladesh, because you हमको all of a sudden इतना antagonistic नहीं होना चाहिए एक देश का कि भाई अभी वो देश की सोच बदल गई। ये सोच कोई परमानेंट सोच नहीं है। इतने सालों के जो रिश्ते हैं वो घंटों में खत्म नहीं होते। ट्रू। जल साहब, मूविंग ऑन, रशियन ऑयल पे डिपेंड करें, मैं आज एक स्टडी देख रहा था सुबह ही, जो स्टडी एक अदारा है, उसने KPLER, पता नहीं से कैपलर बोलते हैं या KPLER बोलते हैं, ये डाटा एंड एनालिटिक्स पे काम करते हैं। वो ओके। कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट है इंडिया की, वो अब 25% पे रह गई है, पहले 44% थी। आज मैं देख रहा था कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उनकी एक स्टेटमेंट चल रही थी एक्स के ऊपर, और वो कह रहे थे नहीं नहीं, हमारे पास तो पिछले 3 हफ्तों से कोई वो नहीं आया तेल, और अगले जनवरी के महीने में भी कोई तेल नहीं आना। तो मतलब वो ऐसे लग रहा था एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट, जो ब्लूमबर्ग को वो बेसिकली कोट कर रहे थे कि कहीं हाँ, ये वो अमेरिकन पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पढ़ा है। जी, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जो है वो रिलायंस की तरफ ही ना हो जाए, हमारे इंटरेस्ट है अमेरिका के अंदर पाबंदियां ना लग जाएं। तो मतलब इस तरह की चीजें थी। तो मतलब कितनी को पैनिक है ये बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, गवर्नमेंट के पास ना भी हो, लेकिन इंडिया के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, मतलब वो तो ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं उनके बराबर बराबर इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी आई नो, प्राइवेट आई नो। कंपनी, अब पैनिक कितनी है? इस डॉक्टर शिवा साहब, ये पैनिक तो नहीं है कहीं पर भी इंडिया में, बिकॉज अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है, शायद अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, कि जो ट्रेड डील है भारत और अमेरिका की, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। तो it's only now, I think, on the Trump's desk now for the final thing approval, and I think a month's time, hopefully this deal is going to be announced. दूसरा ये जो आपने अभी सवाल किया है ना, सी वी ऑल्सो नीड टू स्मेल द कॉफी, जैसे बोलते हैं ना, बिकॉज भारत का अमेरिका के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, और इतने सारे हमारे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, आपको कॉमकोसा से लेके लिमुआ से लेके आपका जो आईसेट और आप कॉम्पैक्ट और ये सारे ट्रस्ट, ये सारे अभी इसको रिलेशंस है, और ये इस ट्रैक पे काम हो रहा है। और अगर हम सोचें कि हम खाली एक ट्रैक की बात करते हैं, ट्रेड, बट there are a number of tracks with America which are already going, a lot of meetings and interaction is taking place at the highest level. तो वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में आता नहीं है, वो हर एक चीज प्रेस नहीं बता पाती है, बिकॉज उसको जानकारी नहीं होती है। तो जो मेरी जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ कि काफी कुछ हो रहा है एक इसको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अभी जो एक अमेरिका का जो एक कंसर्न है, वो ये है कि रशिया लड़ाई नहीं रोक रहा है, तो रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं से तो प्रेशर डालना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत के साथ ये बात हुई थी कि आप अपने ऑयल इसको कम करें, और वो आई थिंक विजिबल है, जैसे आपने अभी बताया कि 15 से 20% रिडक्शन हुआ है हमारा ऑयल का। सो आई थिंक दैट्स अ डेलिबरेट मूव टू प्लीज अमेरिका, टू
cater जनरल सर, ये फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो ना हुई, मतलब विल यू हैव टू एक्सेप्ट दिस? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द क्लासिकल सेंस अगर आप बात करें, अगर आप एक बुकिश डेफिनेशन से जाएंगे तो वो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है आज के वर्ल्ड में। इन जनरल टर्म्स यस, बट इन स्पेसिफिक टर्म्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको भी एक्चुअली समझना पड़ेगा जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसको मोटा मोटा इसको लेके चलना चाहिए। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, हर एक देश करता है। और अपने हमने इसको देख लिया कि ट्रम्प का एक माइंडसेट किस टाइप का है, बिकॉज उसके साथ भी डील करना इतना आसान काम नहीं है। और एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जो पाकिस्तान एंड जनरल मुनीर दैट यू हैव एक्चुअली हैंडल्ड हिम बेटर देन वी कुड हैंडल देम। वो मुझे याद है डॉक्टर जयशंकर ने कहा था ट्रम्प इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो हमें तो सिलेबस क्वेश्चन हमें तो हल करना आ गया, आपको नहीं हल, आपसे हल हुआ। नहीं, सो वही है कि जो अपना जिस सोच के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, आपका एक एक आपकी स्ट्रेटजी है, एक आपका मकसद, एक आपका ऑब्जेक्टिव है, और आप उस ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव में आपका ये रास्ता आपको आपको नजर आता है, इसलिए आपने वो रास्ता लिया। हमारा उसको ऑब्जेक्टिव हमारा कुछ और है, हमारे रास्ते कुछ अलग हैं। तो यू यू हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स आए हमारे रास्ते में, और हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए, बट अल्टीमेटली आई थिंक you we will prevail. बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल डॉक्टर रजन कोचार साहब, बहुत शुक्रिया। Thank you, Jiwas. All the best. थैंक्स। Good night.